और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इसी का दम था कि अंग्रेज 200 साल तक भारत में राज करके भी गए। अंग्रेज चले गए पर शायद अपनी पॉलिसी यहीं छोड़ गए, समाज को बांटो और राज करो। ये सवाल आज बिहार में जातिगत जनगणना के आखिरी जारी होने के बाद उठाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जातियों का जोड़ क्या इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि हिंदुत्व को तोड़ा जा सके और उसे तोड़कर मोदी को रोका जा सके। क्या देश में 30 साल बाद फिर कमंडल वर्सेस मंडल पार्ट 2 होने जा रहा है? साल 1951 यह आजाद भारत की पहली कैबिनेट का फैसला था। हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। ये कदम समाज के लिए विभाजनकारी होगा। जाति सामाजिक ताना बाना बिगाड़ सकती है। सरकार कांग्रेस की थी। जातिगत जनगणना न कराने का प्रस्ताव सरदार पटेल का था। नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद सभी सहमत थे। इसके बाद साल 1974 जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में एक बैठक हुई। बैठक में जेपी ने एक नारा दिया, जाति छोड़ो, पवित्र धागा तोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो। और फिर आया 1989 जब कांग्रेस की सत्ता उखाड़कर वीपी सिंह सत्ता में आए और हिंदुत्व के उभार पर 2 सीटों से 85 सीटों पर पहुंची बीजेपी उनकी बैसाखी बनी। लेकिन राम मंदिर आंदोलन और आडवाणी की रथ यात्रा हिंदुत्व को और उभार देने लगी। वीपी सिंह ने इसकी काट निकाली। कमंडल के सामने मंडल रिपोर्ट को रखकर एकजुट होता हिंदू वोट बैंक उसके बाद जिस तरह से जातियों में बटा वो इतिहास का हिस्सा है। इसने बीजेपी को उतना डेंट नहीं किया। हाँ, हिंदू वोट को कई जातियों में तोड़कर कई क्षेत्रीय पार्टियों को पैदा कर दिया, ऐसी पार्टियों को जिनका बड़ा राजनीतिक आधार जातिवाद था। 30 साल बाद हिंदुत्व तो अपने नए पीक पर है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। काशी उज्जैन के कॉरिडोर बन चुके हैं। सनातन लगातार चर्चा का मुद्दा है। यूसीसी पाइपलाइन में है। ऐसे में क्या जातीय जनगणना का दांव चलकर क्या 30 साल पुराना दांव फिर से चला गया है? देश को फिर एक बार जातियों में बांटकर सियासत साधने वाला दांव है। इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का नेम कर रहे, एक भी बात हम कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कभी ये नारा कांशीराम का था, लेकिन अब नेहरू, जेपी, लोहिया सबके अनुयायियों को जच रहा है। जिस कांग्रेस ने 2011 में जनगणना के बाद जाति के आंकड़े जारी नहीं किए, अब ऐलान कर रही है कि 24 में सत्ता में आए तो आते ही जातियों की गिनती कराएगी। 27.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो देश के अंदर पता चलना चाहिए किस बिरादरी की कितनी तादाद है, और ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए। जो समर्थन नहीं करेगा वो इतिहास के गर्त में चला जाए। क्या वजह सिर्फ इतनी है कि पिछले 9 साल में मोदी ने जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक दुगना किया है उसमें सेंध लगाई जाए? बीजेपी भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं रही है, लेकिन उसे एतराज इसके सियासी इस्तेमाल पर है। इसीलिए ग्वालियर में पीएम मोदी ने इन पार्टियों को सीधे टारगेट किया। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। क्या जाति जनगणना की जिद के पीछे ये गणित है कि हिंदू जातियों में बटेगा उतना ही वोट बिखरेगा, और जब बिखरेगा तो दक्षिणपंथी या राइट विंग की राजनीतिक आधार खिसकेगा? इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या जी? अभी इलेक्शन तो देखिए, मुसलमान भी किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि जातियों की गिनती की ये जिद क्या आगे चलकर आरक्षण जैसी नई जिद पैदा नहीं करेगी? क्या ये जिद जातिवाद की, इलाकों की, कुनबों की नई जमात पैदा नहीं करेगी जिसमें धर्म पीछे होगा और जातिवाद का बोलबाला होगा? जाति के दम पर सबको हाका जाएगा तो क्या होगा? 80-20 की राजनीति क्या पलटेगी? बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करती है, इसीलिए पार्टी के नेता कहते हैं 80-20 की राजनीति, यानी अल्पसंख्यकों को बलक करो, हिंदुओं को साथ ले लो। बट अब यही दल जो पूरे बीजेपी विरोधी दल है, ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे दल, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, विरोधी थे जाति के, गांधी जी हो, विरोधी थे जाति के, अंबेडकर साहब थे, जाति जनगणना के विरोधी थे, उसके बावजूद अब ये पार्टियां क्यों कर रही है? क्या मंडल 2
कमंडल 2 को रोक लेगा। इसी पर बात करेंगे मेरे साथ। ये चर्चा जो है हम इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं पर करेंगे और इसीलिए मेरे साथ कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है, राइटर हैं, अशोक भारती जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, दलित चिंतक है, चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। मेरे साथ मुफ्ती शमू कासमी है, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी है, नेता है AIMIM के। और मैं सबको बताता हूं, चूंकि बहस बोझिल ना हो इसलिए मैं 90 सेकंड की लिमिट तय करता हूं कि आप 90 सेकंड तक बोलेंगे, उसके बाद उसके 5 सेकंड पहले बजर बजेगा और मुद्दों पर हम बात करें। मुझे लगता है कि आज कोई नेता नहीं है तो मेरे सवालों को दाएं बाएं नहीं मोड़ेगा, मुद्दों पर जवाब देगा। सबसे पहले संगीत रागी जी, आपको क्यों लगता है जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, जाति जनगणना साफ तौर पर हिंदू समाज को जातियों में बांटने की कवायद है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने जो जातीय राजनीति थी उसको पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर दिया, लेकिन जो वो डोमिनेट करता था बिहार और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की। चूँकि नीतीश के पास, इन लोगों के पास कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है। आज बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बुरी हालत में है। बिहार में पहले इंडस्ट्रियल एरियाज हुए थे वो सब के सब बर्बाद हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद और सामाजिक न्याय की नई व्याख्या जो है दिया उन्होंने, उसको तोड़ने का एक ही काट है कि हम इसे पुरानी राजनीति को ढर्रे पर ले जाएं, जहां पर वो मुस्लिम कंसोलिडेशन एक तरह हो और हिंदू समाज को हम जातियों में बांट सकें। ये आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, राहुल गांधी उसका प्रयोग करना चाहते थे, उस समय नहीं हुआ, लेकिन 2024 से पहले ये करना चाहते हैं। ये कितना सक्सेसफुल होता है कितना मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ, हिंदू समाज अब बहुत सजग हो चुका है और मुझे लगता है कि इन झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, सीधे चलता हूं अशोक भारती जी के पास। अशोक भारती जी, आपको लगता है कि आज के माहौल में जातिगत जनगणना की जरूरत है? और क्या ये हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की कोशिश नहीं है कुछ राजनीतिक दलों की? देखिए दीपक जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदू नाम का समाज तो इस देश में कभी था नहीं। वो तो जातियों में और वर्णों में बटा ही समाज था। ये हिंदू एक बहुत ही नया फिनोमिना है और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमें भारतीय समाज को एक करना है तो हमें ज़रूर ये करना चाहिए कि कास्ट सेंसस को करना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि किसी भी जाति को ये मुगालता ना रहे कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसको अपनी एग्जैक्ट उम्मीद पता लग जाए, एग्जैक्ट संख्या पता लग जाए। दूसरी बात ये कि जब एन्यूमरेशन होता है, सेंसस होता है, तो सरकार बहुत सारी डिटेल इकट्ठा करती है, किस में कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पिछड़ा है, कौन किस ऑक्यूपेशन में है, किसके पास क्या चीज है क्या नहीं है। अगर जातिवार जनगणना हो जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि इस देश में कितने ब्राह्मण गरीब हैं, कितने ठाकुर गरीब हैं, कितने वैश्य लोग गरीब हैं। ये सारी ये अगड़ी जातियों का जो अक्सर जो EWS का जो मतलब है, EWS के बारे में पता लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि EWS में आने वाली जातियों की जनगणना हो। अगर जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि EWS का जो EWS वाले कह रहे हैं कि हमें 35% आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उनके आरक्षण के समर्थन में हूं लेकिन उनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या पता होना चाहिए। अगर जनसंख्या पता लग जाएगी तो अगर वो 35% को 35% दे दीजिए, नहीं है तो अगर 8% है तो 8% दीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर रागी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, अशोक भारती जी का कहना है हिंदू तो कोई शब्द है ही नहीं, ये क्या होता है हिंदू? प्रोफेसर रागी, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, देखिए, उनको जानकारी नहीं है, ये मॉडर्न नहीं है, ये कोई नए फिनोमेना नहीं है। और एक मैं जानना चाहूँगा,
यादवों की जनसंख्या 14% के आसपास है बिहार में। कैबिनेट मंत्री 29% हैं। क्या नीतीश कुमार वो जो 15% एक्स्ट्रा है उसको हटाएंगे? कुर्मियों की जितनी जनसंख्या है और यादवों की जितनी जनसंख्या है, उनका प्रदेश की प्रशासनिक विभाग में या सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है? क्या वो डिस्प्रपोर्शनेट प्रतिनिधित्व को ख़त्म करके वो बाकी पार्टियों को, बाकी जो जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर है, वह उनके साथ खड़े होने के लिए आएंगे? क्या 10 साल के लिए जो ओबीसी आरक्षण है उसमें से यादवों को ख़त्म करके, कुर्मियों को ख़त्म करके, बाकी जो ओबीसी की जातियां हैं उनको आरक्षण आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओबीसी की आरक्षण की मांग है, ये जो बात है और ये जो जनगणना है, वह पूरी तरीके से जातीय खेमाबंदी करने लिए है। आप ध्यान में आइए, इस देश में एक बहुत बड़े एक नया ट्रेंड आया है, जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। 4-5 कंस्टिट्यूएंसी में एक खास जाति के लोग हैं, तो वहाँ पर जाति के आधार पर पार्टी बनी है और आने वाले दिनों में ये भारतीय राजनीति का फ्रेगमेंटेशन और ज़्यादा करेगा। एक से 10 सेकंड मुझे बढ़ा दीजिए, बाद में मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और ये लोग जो हैं वो भारतीय राजनीति के जयचंद साबित हो रहे हैं और ऐसा मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर को ही ला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस देश में आने वाले दिनों में कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए कहीं देश की बलि तो नहीं दे देंगी। ये बाबा साहब का अंतिम भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दुर्भाग्य है कि अम्बेडकरवादी भी आज के दिन में उसी दृष्टि में बाबा साहब की बातों को न मान करके उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। ठीक है, अतिक रहमान साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको लगता है जो कुछ हुआ ठीक है? आपको लगता है होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि राइट विंग का, दक्षिण पंथ का जो उभार हुआ है उसके सामने जातीय जनगणना टिक पाएगी? देखिए दीपक जी, युवाओं का ये मानना है हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर कि भारत के अंदर अगर कास्टिज्म, जातिवाद को कोई खत्म करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का युवा करेगा। ये अंडरलाइनिंग फैक्टर आप पहले समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल संगीत रागी जी, ये आखिर वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने इससे पहले कभी पसमानदा नाम सुना? कभी नहीं सुना होगा। मैं मानता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में ऊंची जाति वाले मुसलमानों ने, पूंजीपति मुसलमानों ने ज्यादतियां की हैं, लेकिन आपने मान लिया ना इस्लाम में जातीय व्यवस्था है? आपने भी मान लिया कि इस्लाम में जातीय व्यवस्था है? नहीं, मैं इस्लाम में नहीं है। तो किसमें है? इस्लाम में नहीं है, हमारे समाज में है। और वर्ना सिस्टम का ही ये एक दूसरा मिरर इमेज है, मुसलमानों में है। वर्ना सिस्टम से प्रभावित होकर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने से जो हाथ से काम करने वाले जुलाहे हैं, कसाई हैं, बागवान हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं। मुझे ये बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों को बांटने के लिए पॉलिटिकल इस्तेमाल किसने किया? मोदी सरकार ने किया, योगी जी ने किया यूपी के इलेक्शन में। अब आप बताइए, जो संगीत रागी जी अपने आप को होलियर देन दाओ साबित करना चाहते हैं, ये तमाम जो इल्जाम लगा रहे हैं आज नीतीश जी के ऊपर, ये सारे इल्जाम इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुफ्ती शम्मू काश्मीर जी भी हैं। रुक जाइए अतिक भाई, संगीत रागी जी में आऊंगा। भैया देखिए, हिंदुओं में गणना हो तो अतिकुर रहमान मानेंगे उसको। 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। चलिए कह दीजिए। देखिए, जो भारत के विभाजन से पहले का काम जिन्ना ने किया था, वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को खाड़ा करने का ला। नीतीश कुमार वही जयचंद और वही जिन्ना की भूमिका आज के दिन में कर रहे हैं। और एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की सर्वसर्वा कहती थी, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यही राजीव गांधी कहते थे कि इस देश में कास्ट वार हो जाएगा। नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन इनके नए अवतार
इनके लय लाड़ले गांधी नेहरू परिवार के, इनको लगता है कि हम इस देश को उसी आधार पर तोड़ सकते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि जब बड़े नारे के साथ हिंदू समाज खड़ा होता है तब इनको पीड़ा होती है, जब जातियों में विभाजित इस्लाम जब विभाजित होता है तब इनको कष्ट होता है। यही तो दर्द है ना संगीत रागी। चलिए जवाब ले लेते हैं। और हिंदू समाज यदि संगठित होता है तब इनको लगता है कि अरे ये तो बड़ा खराब है। अतीकुर रहमान साहब देखिए मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू यही कर रहे हैं अतीकुर साहब। दिया नहीं इन्होंने। अरे मेरी बात का तो जवाब दीजिए। आप कांग्रेस और गांधी को कहां से लेके आ रहे हैं? इंदिरा गांधी ने जो किया, आपने क्या किया? क्या आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को नहीं बांटा? अब वही दूसरी पार्टीज अगर अब आपको काट देने के लिए कास्ट सेंसस करवा रही है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? नौकरियां देने से घबराते हैं क्या? उनका हक देने से घबराते हैं अच्छा क्या? वो मुसलमानों को बांटेंगे तो आपको नहीं चलेगा, हिंदू बढ़ जाएंगे आपको चल जाएगा। गजब है अतीकुर रहमान साहब। मतलब मैं तो संगीत रागी जी की विचारधारा का भी दोगलापन मानता हूँ, आपकी विचारधारा का भी दोगलापन मानता हूँ। ये अच्छा ठीक है 100 मुसलमानों की लिंचिंग में से कितने पसमानदा थे बताइए? कितने ऊंची जाति, कितने अशराफ थे? 100 पसमानदा मुसलमानों को राम नाम के नाम पर इन्होंने बलि चढ़ाया। क्या वो पसमानदा नहीं थे? एक ही रिकॉर्ड हर बात पे बजाते हैं अतीकुर साहब, 100 को एक ही रिकॉर्ड बजाते हैं। अरे मुसलमान बटे तो गलत, हिंदू बटे तो सही। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो गई, ये आपका सेक्युलरिज्म हो गया। नहीं आरएसएस ने तो शाहरुख खान का रिकॉर्ड बजाया है ना, हमारे रिकॉर्ड से प्रॉब्लम है आपको। तो आप लोग भी ना ओसामा का ही रिकॉर्ड बजाते हैं, आरएसएस का है। ढके झुकते शब्दों में सर तन से जुदा वालों का ही रिकॉर्ड बढ़ाते हैं। बस बोल देते नहीं आज के लिए मुझे आपत्ति है, आज के लिए। मुझे याद है दिल्ली दंगों में मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे पूछा था क्या आज शांति की अपील होनी चाहिए, क्या आज शाहीन बाग खत्म होना चाहिए? आप बोले हाँ बिल्कुल होना चाहिए, दंगा हो गया। लेकिन बाद में क्या किया आप लोगों ने? जातिवाद को वो खत्म करेंगे क्या? संगीत रागी जी युवाओं का साथ देंगे? हम गला घोटेंगे जातिवाद का? आप बताइए कि आप हामी भरते हैं या नहीं भरते? ठीक है संगीत रागी जी जवाब तैयार रखिएगा। अशोक भारती जी मैं आपसे भी पूछूंगा कि भाई अंबेडकर जी तो 1951 की पहली कैबिनेट में कहा था हमको जातिगत जनगणना चाहिए ही नहीं, तो अब आप अंबेडकरवादी क्यों बोल रहे हैं? शमूम काश्मी जी क्या होता है पसमंदा मुसलमान, समझाइए ना। ये अतीकुर रहमान साहब मुसलमानों के बंटने पर चिंतित है, लेकिन हिंदू एक हो जाए वो नहीं चाहते अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि तब आपका पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं चलता, तब आपकी दादागिरी नहीं चलती वोट बैंक की। मुफ्ती साहब। हाँ दीपक जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के सारे लोगों ने और खासतौर से मुसलमानों के सरकर्दा लीडर्स ने ये कहा था कि हम दो कौमें अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज 76 साल के बाद जो 9 साल का एक कार्यकाल एक ऐसे प्रधानमंत्री का कि जिसने जात पात से ऊपर उठ के काम किया, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया, उनकी सरकारों में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। मैं सारे सरकारों के कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को बहुत भली भांति जानता हूं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जात पात को तोड़ करके और जो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को, कमजोर मुसलमानों को अगर इज्जत दी है तो पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जो आता है तो वो गरीब मुसलमानों का ख्याल रखता है, तो ये क्या बुरा है। और जो जाति जनगणना की बात लोग करते हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। 10 साल के लिए हमारा जो रिजर्वेशन हमने तय किया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि 60 साल के अंदर क्या हम बराबरी नहीं ला सकते थे? आखिर इसमें उन लोगों ने उस पे काम क्यों नहीं किया? अगर आज एक सरकार काम कर रही है तो नित नए अंदाज से उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं देश के लोग जान रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, मैं उत्तराखंड में हूं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैंने जो जायजा लिया और मैं गया विजिट पर देखा तो सारे मुसलमानों ने ये कहा, और उसमें पसमानदा मुसलमान थे, कि आज जो हमारे यहाँ कल्याण का काम हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। यहाँ सरकार जो है, यहाँ भी जो है ज्यादा समय जो है दानिश कुरैशी जी की सरकार रही। अब मैं आज ये जानना ठीक है, मुफ्ती साहब रुक जाइए, लंबा ना बोले, शॉर्ट रखे, मेरे दर्शकों को भी समझ आए। दानिश जी मुझे बताइए,
ये जातिगत जनगणना हुई है, मुसलमानों के अंदर भी जातिगत जनगणना हो जाए, मालूम पड़े कि जो अशराफ हैं या अंसारी हैं वो कहां पर है। देखिए, सबसे पहली बात दीपक जी, मैं बिल्कुल साफ तौर पे बताऊंगा कि हमारा जो देश है, उस देश की जो धरा है आजादी के बाद से और कुछ आजादी के पहले के वक्त की भी अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो हमारा समाज का ताना बाना था वो जुल्म और ज्यादतियों पे आधारित था, चाहे वो एससी समाज हो चाहे एसटी समाज हो। और रिजर्वेशन का जो सिस्टम आया उसका सबसे बड़ा आधार जो था वो इसीलिए था कि एक वर्ग को उच्च और एक वर्ग को अलग तरीके का ट्रीटमेंट जो दिया गया इसके लिए। अब सवाल ये है कि जब आप डेमोक्रेसी में बात करते हैं दीपक भाई, तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बात कह रहे हैं कि भाई सबको इक्वालिटी की बात अगर वो करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा मैरिट जो है, मेरा हक जो है वो जलेबी बना दी दानिश भाई ने, जवाब नहीं दिया। अरे जवाब दे दीजिए, मुसलमानों में भी जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं दानिश जी? हाँ या ना में जवाब सिंपल। पसमंदा कितने हैं, अंसारी कितने हैं, अशरफ कितने हैं, कुरैशी कितने हैं, सब मालूम पड़ जाए। बिल्कुल, सुनिए मेरी बात, मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि आपने जिस तरीके से 1950 के अंदर में जो नोटिफिकेशन लगाया जिसमें आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो बढ़ चढ़ के बोलते हैं मैं कुरैशी बिरादरी से बिलोंग करता हूं, मैं किसी जगह पे जाके अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे उस कैटेगरी में नहीं निकाला, उसमें निकाल दिया गया रिजर्वेशन के माध्यम। क्यों निकाल दिया गया? अगर आप अतीक भाई से अगर पूछ रहे थे कि मुसलमानों में जाति होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर संविधान में स्पेस दिया गया है तो आपको देना तो पड़ेगा, या तो आप कह दीजिए कभी इस्लाम में इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कितने अतीक भाई देखिए कितने प्यार से जो है उन्होंने अपनी बात रख दी। क्या कहेंगे दानिश जी की बात पे? हो जाए, पसमानदा की भी गिनती हो जाए, अशरफ की भी हो जाए, कुरैशी की भी हो जाए, करवा दीजिए अतीक भाई। आप तो कह रहे हैं युवा चाहता है जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, तो फिर हम ये 21वीं सदी में, 21वीं सदी के मध्य में जब भारत का पूरी दुनिया में धाक जमती हुई दिखाई दे रही है, हम क्यों जाति जाति चिल्ला रहे हैं? फूट डालो और राज करो। मैंने इसीलिए अंडरलाइन स्टेटमेंट ये दिया था कि युवा भारत के जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। अगर कोई जिंदा रखना चाहता है तो वो है ये सियासी पार्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर ये है कि आप खाक में डालिए जातिवाद को, खाक में डालिए कास्ट सेंसस को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने की जो गुहार लगाई थी कमीशंस ने, उसके ऊपर आज तक के सरकारों ने काम क्यों नहीं किया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन अगर बन जाए तो कास्ट सेंसस की जरूरत ना पड़े। ये सरकार के पास नौकरियां कहां हैं? ये नौकरियां देने से, हक देने से बचना चाहती है, इसीलिए कास्ट सेंसस से बच रही है। जातिवाद तो इनके खून में, इनकी रग रग में बसा हुआ है। सवाल जातिवाद या जाति सेंसस से नहीं है, सवाल यह है कि ये घबरा रहे हैं कि इनको हक देना पड़ेगा, इनको नौकरियां देना पड़ेंगी। ये थर-थर कांप रहे हैं। जो संवैधानिक अधिकार है जाति या प्रजाति या किसी का भी, आपने क्यों एक ट्राइबल को प्रेसिडेंट बना के अपने कैप में फेदर लगाने की कोशिश की, और आज भी लगाना चाहते हैं, और उसी प्रेसिडेंट को मंदिर में एंट्री नहीं देते हैं। ये आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती रहेगी जब तक कि आप इन लोगों का हक नहीं देते हैं। पिछड़ा वर्ग अपना हक लेकर रहेगा और संवैधानिक हक है उसका। आप अगर देने से कुरेश करेंगे आपकी सरकारें गिरेंगी। आप मान लीजिए इस बात। फिर जलेबी बना दी आपने, फिर जलेबी बना दी अतीकुर भाई। कोई बात तो सीधी बोला करिए। वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अतीकुर भाई? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। और जलेबी खाने से आपको परहेज क्यों है भाई? अगर जलेबी नहीं खाना चाहते हैं तो बेसन के लड्डू भेज दूंगा आपके लिए, लेकिन मुझे जलेबी पसंद है, मैं तो जलेबी बनाऊंगा भी और खाऊंगा भी। जिसको ज्यादा जलेबी पसंद होती है ना, उसकी नियत इमरती जैसी हो जाती है, ज्यादा घूम जाती हो फिर। हाँ तो ठीक है, नहीं तो इमरती देवी को बुला लीजिए, वो बता देंगी आपको। कास्ट सेंसस पे बात हो रही है ना। ठीक है, मैं सीधे संगीत रागी के पास जाता हूँ। संगीत रागी जी, आप जब पसमंदा मुसलमान करें आपकी विचारधारा के लोग तो ठीक, और जब ये जातिगत जनगणना की बात करें गलत, ये भी तो गलत है ना प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये भी डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। फिर आप क्यों पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं? देखिए,
मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो इस दृष्टिकोण से कहा कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 90% के आसपास है। यदि मैंने आंकड़े गलत बोला हो तो कोई इसमें से पैनल पर हो वो मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन इतना जानता हूं कि प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी जो है मुसलमानों के अंदर पसमानदा है। ये आबादी ऐसी है जो बहुत ही गलत स्थिति में, ख़राब स्थिति से गुजर रही है। उस आबादी को वे लोग इस्लाम के नाम पर जो अशरफ है, जो ऊंची कम्युनिटी है, उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी दृष्टिकोण से इसको कहा। मैं जाति जनगणना जो है न मैं मुसलमानों को करना चाहता हूँ, ये तो टेलीविज़न की भी बहुत बड़ी देन है। टेलीविज़न जो है वो जब बात करता है, किसी कंस्टिट्यूएंसी की बात करता है, तब तो ये कहता है कि हिंदू इतना है, नहीं मुस्लिम इतना है, और हिंदू में बताता है कि राजपूत कितना है, भूमिहार कितना है, कायस्थ कितना है, यादव कितना है, कुर्मी कितना है। तो इस देश का नैरेटिव तो शुरू से ऐसा ही बनाया गया है। अब उसको जब ठीक करने के लिए मैंने जानबूझ करके कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय की एक नई अवधारणा जो नरेंद्र मोदी ने सर्वस्पर्शी बनाया, और आर्थिक विकास। भारत आज दुनिया का सिरमौर राजनीतिक ताकत बनकर के उभर रहा है। तो जो लोग इस प्रकार की राजनीति करने चाहते हैं और सिर्फ सत्ता के लिए, मैं तो इसलिए कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियों के होने का क्या दंश होता है, क्योंकि वो अपने परिवार की राजनीतिक सुरक्षा के लिए देश को भी, किसी भी देश की गिरवी रख सकते हैं, वो बेच सकते हैं। ठीक है अशोक भारती, कोई राजनीतिक जमीर नहीं होता। ठीक है, मैं आऊंगा पूछूंगा भी अतिकुर भाई से कि ये यादव जो हैं, लालू यादव जी का परिवार, ये अगड़ा है या पिछड़ा, मैं पूछूंगा उनसे। जवाब तैयार रखिएगा अशोक भारती जी, अतिकुर भाई। लेकिन अशोक भारती जी मुझे बताइए, अंबेडकर साहब 1951 पहली कैबिनेट मीटिंग, प्रस्ताव लेकर आए जाति जनगणना साहब हो जाए, साहब सामाजिक न्याय नहीं हो पाया। देखिए, मैं डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 7 अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मजबूती के साथ ये कहा है कि भारत में चूंकि बैकवर्ड क्लास कमीशन बनना था, तो बैकवर्ड्स की आबादी का अंदाजा होना चाहिए, उसके लिए एन्यूमरेशन बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि 1951 का आपका वो आंकड़ा कहां से है, लेकिन मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। अंबेडकर जी को सेलेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, जो मेरी बात सुन, नहीं मैं बहुत सेलेक्टिव पढ़ते हैं, मेरी बात एक पार्ट निकाल देते हैं, एक पार्ट पढ़ लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, निकाल दीजिए, देख लेंगे, पढ़ लेंगे उसको भी, ठीक है। मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ 1951 कैबिनेट का रेजोल्यूशन कहना चाहता हूँ, जाइएगा आर्काइव में मिल जाएगा। नहीं, ये जो पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू कौन है? क्या ब्राह्मण हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, वैश्य हिंदू है, पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, दलित हिंदू है? कौन हिंदू है? अगर किसी से पूछो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं वैश्य हूं, तो हिंदू कहां है इस देश में? पहली बात। दूसरी बात में ये कि आप क्या है अशोक भारती जी? आपको हिंदू चलिए आप बताइए, आप क्या है? मेरी सुन लीजिए, आप क्या है? अभी मेरा समय बचा हुआ है। जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए भारतीय समाज सारा हिंदुओं का है, तो पिछड़ी जातियां हिंदू ही, दलित जातियां हिंदू ही, मुसलमान भी हिंदू हुए उनके हिसाब से। अगर उनको कुछ मिलने वाला है जातिगत जनगणना से, तो ये अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अशोक भारती जी, आप क्यों होना चाहिए? अच्छा, आप अपने बारे में बताइए अशोक भारती जी, आप क्या हैं? चौरसिया जी, आप क्या हैं? क्या मैं तो दलित हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं हूं। दलित हिंदू होता है, अवर्ण है, दलित सनातनी होता है, जो वर्ण व्यवस्था उससे बाहर के लोग हैं हम तो। अच्छा, सनातनी होता है, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। हिंदू सनातनी होता है, नहीं होता है अशोक भारती? मैं कह रहा हूं हम तो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। अच्छा, सनातन धर्म से भी बाहर हैं हम। अच्छा, आपने वर्ण व्यवस्था बोली, अच्छा आपने वर्ण व्यवस्था बोली, आपने जाति व्यवस्था नहीं बोली है सर। सनातन में कर्म के आधार पर, उनको पता है हम वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। मैं बता रहा हूं, कर्म के आधार पर वर्ण बनता है, पता है ना आपको? ये क्या बात कर रहे हैं? कर्म के आधार पर मैं
मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, कर्म से वो कम थे। क्या मुझे बताइए, अंबेडकर जी को पढ़ने किसने भेजा था साहब? पंडित अंबेडकर जी को पढ़ने किसने भेजा था विदेश में? बताइए अशोक भारती जी, अंबेडकर जी को पढ़ने किसने भेजा था विदेश? बताइए ना। उनको सयाजीराव गायकवाड़ ने सुन नहीं ली थी ना। बताइए। पिछड़ी अगड़ी जातियों को क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दलित अपने बूते पे आगे नहीं बढ़ सकता, ये गलत है। अच्छा अशोक भारती जी, अरे भाई, मतलब उस हिसाब से अशोक भारती आगे बढ़े। आपकी जाति व्यवस्था के हिसाब से, आप कह रहे हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं तो चौरसिया हूं, तो मुझे तो पान लगाना चाहिए था अभी तक। कहीं पान की गुंगटी खोल लेता, पान लगाता, खिलाता, चूना लगाता। सारे पान नहीं लगाते, चौरसिया सारे पान नहीं लगाते, चौरसिया सारे पान नहीं लगाते, लेकिन पान भंडार चौरसिया होते हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए अशोक भारती। अशोक भारती अब बताइए, अगर कर्म के आधार पर मैंने अपना वर्ण चुना तो क्या मैं गलत था? और अंबेडकर जी ने चुना वो गलत था? ये ना आपकी एक सोशल फिलॉसफी है। नहीं, ये आपके और मेरे चुनने, देखिए चौरसिया जी, आप दीपक जी, मेरे और आपके चुनने की बात नहीं है। अगर हमें चुनना होता तो हम चुन लेते, लेकिन जब मेरा दलित आदमी शमशान घाट पे जाएगा तो उसको अगड़ी जाति के शमशान घाट पे नहीं जलाने दिया जाएगा, न दफनाने दिया जाएगा। तो ये जो स्थिति है हमको समझना है। प्रोफेसर संगीत रागी जी क्या कहेंगे? वो हिंदू नहीं दलित है भाई। सच्चाई को अशोक भारती जी हिंदू नहीं दलित है। देखिए दीपक जी, जो गहरे समुद्र में कोंकण एरिया में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है। जो छिछले समुद्र में मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है। जो नदी में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और चारों जाति एक दूसरे से अपने आप को ऊपर समझते हैं। जो गरेड़िए हैं, जो तलहट्टी में भेड़ चराते हैं उसकी भी जाति गरेड़िए की है। जो हिल पर चढ़ाते हैं उनकी भी जाति देख दूसरे से ये करते हैं। सरजू ब्राह्मण जो है वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। ब्राह्मणों के अंदर भी ऊंच नीच जाते। यही अंबेडकर से सवाल पूछा था सावरकर जी ने, क्या 5000 जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है? और मैं अंबेडकर वॉल्यूम 17-3 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने बहुत सारे इस देश में गलती की होगी, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए योग उत्तरदायी नहीं थे। इसी अंबेडकर ने जब हुई शूद्रा अनटचेबल्स के बारे में बात किया तो उन्होंने शूद्र राजाओं के बारे में भी बात की। देखिए, आपको राजनीति सुहाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अंबेडकर का जो अंतिम भाषण याद आता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा था कि अब मुझे डर लगता है कभी कभी कि भारत फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब मराठे लड़ रहे थे तो सिख साथ नहीं थे, जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और ब्रिटिश तक हम आपस में टूटते रहे, आपस में बिखरे हुए थे। यही कारण है कि हम गुलाम बने। ये मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। और आगे कहा कि कल तो पार्टियां हो जाएंगी। ये राजनीतिक पार्टियां कल आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक हितों के लिए कहीं राष्ट्र की बलि तो नहीं दे देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जातिवादी पार्टियां हैं वो इस देश के साथ अपराध कर रही हैं, वो राष्ट्रद्रोह कर रही हैं। और जो लोग यहां आकर के कहते हैं कि मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अशोक भारती से भी, यदि बाबा साहब अम्बेडकर को तो हिंदू कोड बिल पर वो जैनों को हिंदू कोड बिल के अंदर क्यों रखा, बौद्धों को क्यों रखा, आदिवासियों को भी उसी हिंदू कोड बिल के क्यों रखा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की स्थिति तब उस समय अलग थी, उनका पोजीशन बिल्कुल अलग था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को न मत ही लाइए। बाबा साहब हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रहरी थे, ऐसा मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा पढ़ लीजिए। और 1935 की पुस्तक अशोक भारती जी। अब मुझे बताइए क्या कहेंगे संगीत रागी जी के तर्क पर? हाँ, मैं ये भी जोड़ दूं, माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा, माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती और इसके लिए इस्लाम की थियोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये बाबा साहब अम्बेडकर मुस्लिम ब्रदरहुड जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, उम्मा मुस्लिम ब्रदरहुड। अशोक भारती जी क्या कहेंगे? अब तो सब अम्बेडकरवादी जय भीम की बात करते हैं। संगीत रागी जी मैं संगीत राजी जी एक प्रोफेसर हैं, लेकिन वो बातों को तोड़ मरोड़ के, इतने बड़े व्यक्ति की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, इसकी हम उम्मीद नहीं करते। मैं वो डॉक्टर अंबेडकर का जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं, मेरी बात सुन ले, वो जिस भाषण की जिक्र कर रहे हैं वो 26 नवंबर 1949 का है। उसमें उन्होंने कहा
कि भारत में अभी राजनीतिक डेमोक्रेसी आई है, यहां सामाजिक डेमोक्रेसी की जरूरत है। भारत में अगर सामाजिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो जो लोग, हम इस देश में सब लोग आज राजनीतिक तौर पे बराबर हो गए, लेकिन हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहेगी। ठीक है अशोक, और ये सामाजिक आर्थिक असमानता भारत में है, और जो लोग सामाजिक असमानता के शिकार हैं, आर्थिक असमानता के शिकार हैं, यदि इन असमानता को दूर नहीं किया गया तो ये इस एडिफिस को खत्म कर देंगे जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो मैं संगीत अच्छा अशोक भारती जी एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए भैया, टाइमर हटा दीजिए, एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। डाइवर्ट नहीं अशोक भारती जी प्लीज लालू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे हमेशा उनके परिवार से बड़े अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ अशोक भारती जी, प्लीज अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन। एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आदरणीय लालू जी का परिवार और तेजस्वी यादव ये अगड़े हैं या पिछड़े हैं? नहीं, मैं मानता हूं वो यादव हैं। यादव हैं, मामला घूम जाता है ना, से वो पिछड़े हैं। अच्छा ठीक है, यही मामला घूम मैं तो कह रहा हूं, दरअसल मैं वो यादव हैं तो पिछड़े हैं, कुर्मी हैं तो पिछड़े हैं, ब्राह्मण हैं तो अगड़े हैं, ठाकुर हैं तो अगड़े हैं, वैश्य हैं तो अगड़े हैं। लेकिन बिहार में वैश्य जाति के बहुत सारे लोग पिछड़ी जाति में, अच्छा आप बताइए, कई जगह तो भगवान सुदामा कौन थे? जाति के लोग भी एक बार बताइए भगवान सुदामा कौन थे? एक मिनट अशोक भारती जी बताइए ना, आप कह रहे हैं आप हिंदू है, सनातनी है, भगवान वो कौन थे? भगवान सुदामा कौन सी कास्ट थी उनकी? आप ही बताइए। नहीं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, हाँ ब्राह्मण थे। और राजा कौन था? ब्राह्मण थे। मैं तो राजा कौन था? वो राजा कौन था? कौन राजा कौन था उनके सामने? नहीं राजा क्या, वो तो उनका मित्र राजा तो ये देख, अब वो मित्र हो गया भाई। अरे भाई वो पिछड़े थे, वो पिछड़े थे, यादव थे, वही यदुवंशी थे, यदुवंशी थे भगवान कृष्ण। देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब आपकी थ्योरी यहीं फेल होगी। अब आपकी ब्राह्मण नहीं होते मैं यही तो क्या कृष्ण उनके अशोक भारती जी एक दिन फिर अभी लंबी बहस होनी है। दीपक जी एक छोटा सा तर्क दे 10 सेकंड सर, 10 सेकंड मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे चिल्ला रहे पैनल से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब सोशल मोबिलिटी कम थी, लोग गांवों में थे, तो ये बात लागू होती थी। आपको लगता है ना कि झा के कारण वो ब्राह्मण है, मिश्रा के कारण ब्राह्मण है, अशोक भारती दिल्ली शहर में आते हैं, जो माइग्रेट करके दिल्ली में आते हैं, हम तो पड़ोस में भी नहीं जानते, वो सारे लोग अपने को झा पाठक लिखना शुरू कर देना, लेकिन वो नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि उनको उस कास्ट आइडेंटिटी से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, बड़ी बहस है, लंबी बहस होगी, अशोक भारती और संगीत रागी जी से और बात होगी।